हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। एग्रीकल्चरल इनकम बेसिकली होता क्या है, ये सभी को करीब करीब थोड़ा बहुत अनुमान तो होगा, मगर फिर भी हम इसमें डिटेल वाइज हम बात करेंगे। सो फ्रेंड, अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम में इसका सेक्शन क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन क्या है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है टैक्स के पर्पज़ को लेके। ये एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स, ये ध्यान रखना ज़रूरी। अब ये चीज़ ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम पे ही ये चीज़ लेविट होगी या लागू होगी। बट इन सम केसेस या सम कंडीशंस, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम, देन इट मे बी टैक्सेबल। एक चीज आती है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना, जिसको हम आगे आने वाले टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है हमारी एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, किसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है। दैट इज़ एनी रेवेन्यू और रेंट डिराइव फ्रॉम लैंड। लैंड से अगर कोई भी रेवेन्यू, जिसे हम आय भी बोल सकते हैं, और रेंट है, रेंट किराए के रूप में या लगान के रूप में भी हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों। अब वो उसके लिए भी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात कंडीशन ये है कि वो लैंड जो है सिचुएटेड होनी चाहिए ये आपकी इंडिया में, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिना इसके कुछ हम इंडियन, क्योंकि जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा उसमें इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि भाई आप एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया होगी तो वो आपका टैक्स फ्री नहीं होती है। अब यहाँ पर यह कि आपको कौन सी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी और किसको कहेंगे, विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया। सबसे पहली बात है वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। देन वो उससे आने वाली इनकम जो है विच इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के लिए होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ मेनली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। एग्रीकल्चरल पर्पस जैसे आप जानते ही हैं, खेती बाड़ी के काम के लिए वह लैंड का यूज़ होना ज़रूरी है। उससे आने वाली कोई भी रेवेन्यू है या रेंट है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर्स। अब इसमें क्या है, कल्टीवेटर्स अगर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए और किसी प्रोसेस के लिए रेंट रिसीव करते हैं, कल्टीवेटर रिसीव एनी रेंट इन काइंड और विच लेंडर प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोडक्ट। दैट मीन्स कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन से या ऐसी प्रोसेस से जिससे आपको इनकम रिसीव हो रही है और जो मार्केट के लिए, मतलब बाजार में बेचने के लिए या डायरेक्ट मार्केट में पहुंचाने के लिए फिट होती है, उससे आने वाली इनकम भी आपकी टैक्स फ्री होगी। अब एक और आता है कि एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। मगर एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है, लैंड हमेशा कहाँ सिचुएटेड होनी चाहिए, इंडिया में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका काम जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भाई वो कोई भी इनकम जो है फार्म हाउस से भी आती है, वो इनकम भी इसी में मानी जाएगी। सम कंडीशंस हैं, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर इनकम फ्रॉम लैंड टू बी क्रिएटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए क्या मेन कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है।
उसके ऊपर बात करेंगे। द लैंड मस्ट बी यूज इन एग्रीकल्चर इनकम। आपने जैसे हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए पोलाइट यूज होनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम किसको कहेंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई करी, सेटिस्फाई का यहाँ पर है कि पूरी करे या वो कंडीशन को फुलफिल करे। पूरी करनी जरूरी है कंडीशन को। वो कंडीशन क्या होंगी, हमने पहली बात कर ली। पहली कंडीशन तो हो गई भाई एग्रीकल्चर इनकम जो भी आएगी वो जो लैंड है वो कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। दो यहाँ पर भी हमने लिखा है लैंड सिचुएटेड इंडिया में होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होना चाहिए। तीसरा है द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। कोई भी अगर डायरेक्ट इनकम आती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने से वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिसीवर है, जमीन का मालिक, जो लैंड से कोई भी रेंट, पब्लिक रेवेन्यू कुछ भी लेता है, उसका इंटरेस्ट होना जरूरी है उस लैंड को लेके, तभी हम इसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप क्या क्लियर हो गए। सबसे पहले है कि भाई आपके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए लैंड। दूसरा, इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। तीसरा, जो भी डायरेक्ट इनकम आती है एग्रीकल्चर से वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, डायरेक्ट इनकम जो आएगी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से। और जो भी इनकम रिसीव कर रहा है उसका इंटरेस्ट उस लैंड के लिए होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सी टाइप्स है, जिसमें हम सिंपली एक बात करेंगे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। एग्रीकल्चर ऑपरेशन से आने वाली इनकम वो एग्रीकल्चर इनकम है। कोई रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड, लैंड से अगर कोई रेवेन्यू ड्राइव होती है दो, एक तो ये हो गया दो। सेकेंड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आपको बेचने से कोई इनकम होती है तो थर्ड ये हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। देन मेकिंग प्रोड्यूस फिट टू द मार्केट। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप मार्केट के लिए फिट बनाते हैं, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं अभी, वो भी आपके एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आएंगे। सैपलिंग एंड सीडिंग, ये बहुत बार इम्पोर्टेंट है। कोई भी इनकम फ्रॉम सैपलिंग यानी कि मतलब फसल बोने में जो आपकी इनकम खर्चा होगा और उससे आने वाली इनकम है, हो सकता है इरिगेशन फैसिलिटीज है, सीडिंग है, बीज बोना या कोई खाद डालना है, उससे आने वाली जो इनकम है वो भी आपकी इस कैटेगरी में आएगी। और इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, सिक्स टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हमारी ट्रीट की जाती है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। अब कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो लैंड से आती हैं, जैसे